हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज मैं क्लास 9th मैथ लेसन फर्स्ट के एक्सरसाइज नंबर 1.2 को लेकर हाजिर हूँ। ये किताब मैं एनसीईआरटी की हमारे सामने है। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला खंड दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो ये कथन पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सब आ जाती हैं। और दूसरा कथन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो स्टूडेंट्स, ये कथन असत्य है, क्योंकि रूट जो अंडर रूट का मान होता है, जो निकाला जाता है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में जितनी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी आ जाती हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। देखिए, ये जो प्रश्न है, तो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। जैसे कि अगर हम √1 को ले लें तो इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 1 आता है। अगर हम √4 को ले लें तो इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 2 आता है। अगर हम √9 को ले लें तो इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 3 आता है। अगर हम √16 को ले लें तो इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 4 आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सभी संख्याओं के जो स्क्वायर रूट हैं यानी वर्गमूल हैं, ये अपरिमेय नहीं होते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं कि दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन 3 पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन 2 था। तो क्वेश्चन 3 पर आप देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक ये संख्या रेखा बना देते हैं और इस संख्या रेखा पर एक मान हम 0 लेते हैं और फिर इस 0 से हम 2 इकाई 1 2 यहाँ पे 2 ले लेते हैं और इस 2 पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डालते हैं। ये 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इस 0 को यदि हम 2 से मिला देते हैं तो 0 यहाँ पे 2 है, ये वैल्यू 2 ली है, मान लिया यहाँ पर मैंने p कर दिया और यहाँ पर q है। तो 0q का मान ये √5 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो √5 है इसको हम कर सकते हैं √4 + 1, और ये जब 2 है और ये 1 है तो देखिए 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, √5। अब संख्या रेखा पर इसके मान को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हम यहाँ पे प्रकाल की नोक को रखते हैं और यहाँ पर हम क्या रखते हैं? यहाँ पर Q पर पेंसिल की नोक रखते हैं और इस तरीके से हम एक आर्क यानी कि चाप ऐसे संख्या रेखा पर लगाते हैं। अब मान लिया यहाँ संख्या रेखा पर ये M पर जा कर के पहुँचता है, तो 0 से लेकर के और m तक यही √5 का मान
नंबर सिस्टम यानी कि नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको क्लास में ही कराया जाएगा। तो ये एक्टिविटी क्वेश्चन है। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर आते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, विभिन्न विद्यालयों में, कॉलेज में अलग अलग पब्लिकेशन की पुस्तकें चलती हैं। कहीं पे मनोहर रे चलती है, कहीं पे आर.डी. शर्मा चलती है, कहीं पे आर.एस. अग्रवाल चलती है, लेकिन हमने एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक को प्राथमिकता दी है क्योंकि जितनी भी पुस्तकें हैं सब एन.सी.ई.आर.टी. बेस्ड ही हैं। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी कि जो फ्रैक्शंस हैं, भिन्न हैं, उन्हें हमें दशमलव के रूप में लिखना है। तो 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 अब इसमें दिया गया है। देखिए 36/100 जो इसका पहला है, तो ये है 36/100। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर 100, 10 या 1000 इस रूप में नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है, तो हम जितने जीरो काटते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट की ओर बढ़ करके उतने अंक पे हम डेसिमल लगा देते हैं। यानी यहाँ पे डेसिमल लग गया तो इसकी वैल्यू हो गई 0.36। देखिए डेसिमल के पहले हम जीरो अवश्य लगाते हैं क्योंकि डेसिमल को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ा जाता है। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। 1/11 1/11। तो देखिए 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 1 को मैंने 11 से डिवाइड किया तो देखिए 1 में 11 नहीं जाएगा, तो सबसे पहले जीरो लगा के डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल लगाने के बाद में हम यहाँ जीरो उतार लेते हैं। अब भी देखिए 10 में यानी 10 में 11 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर यहाँ जीरो बढ़ाते हैं। अब 11 9 जा यानी कि 11 9 99 99 ही जाएगा। अब फिर देखिए 1 बचेगा। अब 1 के बाद में मैंने एक जीरो बढ़ाया, फिर 10 में 11 नहीं जाएगा, तो हम फिर एक जीरो बढ़ा करके यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और 11 9 जा 99 ये कटेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए 0909 ये बार बार रिपीट होगा क्योंकि जब यहाँ पर 99 से 100 से 99 जाएगा तो फिर 1 बचेगा, फिर हमें वही प्रक्रिया करनी होगी। यानी कि 1/11 की वैल्यू क्या होगी 0.09 और इसके ऊपर ही हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 09 बार बार आगे रिपीट होगा। अब देखिए हम देखते हैं इसके थर्ड पोर्शन पे, थर्ड पार्ट पे। देखिए ये क्वेश्चन है 4 × 1/8। तो हम इसको कर सकते हैं 8 4 जा 32 + 1 33/8 यानी 33/8। हम इस 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 4 जा 32। यहाँ पे देखिए 3 में 2 गया, 1 बचा। हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं, यहाँ जीरो बढ़ाते हैं। 8 1 जा 8। अब यहाँ पे 2 बचता है, हम फिर जीरो बढ़ाते हैं। 8 2 जा 16 जाएगा। अब यहाँ 4 बचता है, हम फिर जीरो बढ़ाते हैं और 8 5 जा 40 आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4.125 4.125। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हुआ।
तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको इसके जो शेष पार्ट हैं उसको भी कर लेना है। इसमें हमको विशेष पॉइंट ये ध्यान देना है, देखिए जैसे 1/11 में अगर कोई संख्या पूरी तरीके से नहीं कटती है, यानी टर्मिनेटिंग नहीं है, तो हमें वो तब तक करना है जब तक कि संख्याएं रिपीट ना होने लगें। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर आते 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है वो आप देखिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये है कि 1/7 इक्वल टू, ये दिया गया है वैल्यू 1/7 इक्वल टू 0.1428 0.142857 और इसके ऊपर ये बार लगा है, यानी यही संख्याएं बार बार रिपीट हुई हैं, यानी 0.142857। अब इसके बाद फिर आएगा 142857। तो हमें अब वैल्यू याद करनी है 2/7 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 2 को 7 से डिटेल में भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, जो 1/7 की वैल्यू यानी कि 0.142857 है, इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.142857 इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 के 4, कैरी 1 आया। अब 2 5 जा 10 में 1 प्लस करने पर 11 का 1, कैरी 1 आया। अब 2 8 जा 16 प्लस 1 17 का 7, कैरी 1 आया। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये पॉइंट और 0। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 2857114, ये 2/7 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हमको फाइंड करना है 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यहाँ तक की वैल्यू हमको याद करनी है। तो जब हमें 3/7 की वैल्यू याद करनी होगी, 3/7 की, तो ये जो 1/7 की वैल्यू यानी 142857 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आगे निकाल देंगे। इसी तरीके से जब 4/7 की वैल्यू याद करनी होगी, तो देखिए 0.142857 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी इसका रिजल्ट आएगा यानी प्रोडक्ट आएगा वही 4/7 की वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरीके से आगे 5/7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे। और 5/6/7 की वैल्यू जब याद करनी होगी, तो 1 की वैल्यू को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वही 6/7 की वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पे हमको एक पॉइंट ध्यान देना है। चलिए, हमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में ये 0.6 ये दिया गया, 0.6 और 6 के ऊपर ये बार लगा है, देखिए, यानी कि 6 को बार बार आगे रिपीट किया गया है। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे जो 0.6 है इसे हमें P/Q यानी कि एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि लेट यानी माना कि x इक्वल टू 0.6। अब हम दोनों ओर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये कोई एक्सरसाइज, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब 10x इक्वल टू 6.6। अब ये 6.6 कहाँ से आ गया? देखिए यहाँ पे जो 0.6 ये बार लगा हुआ है, तो इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको, ये देखिए 0.666 ऐसे कितनी भी बार आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को रिपीट किया गया बार बार। तो जब हम इसको, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, और जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x ये हो जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट राइट हैंड चला जाएगा। तो ये डेसिमल जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो फिर ये 6.6666 ऐसे आप कर देंगे। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2, यानी कि दूसरा समीकरण है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। यानी देखिए 10x इक्वल टू 6.6666 और यहाँ पर x इक्वल टू 0.66666। देखिए ये डेसिमल के बाद 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि संख्या बार बार रिपीट है, आप जितने भी बार चाहें उसको आप लिख सकते हैं। अब जब मैंने इसको घटाया तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, 10x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये 6 में 6 0 0 सब हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6/9। अब ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी x इक्वल टू 2/3 हो गया। यानी कि 0.6 की वैल्यू क्या निकलेगी? 2/3 निकलेगी। तो स्टूडेंट्स से हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ये है आपका 0.47। ये 0.47। तो हम मानते हैं कि x बराबर 0.47। 47 कितने भी बार आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 के ऊपर 1 मिनट 0.47, तो x बराबर आपका दिया गया है 7 के ऊपर यहाँ बार है, तो 0.47। तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये 7 को यहाँ बार लगा है तो एक ही 7 पे लगा है, तो 4 7 7 7 7 कितने भी आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 4.7777 ये दिया गया है। अब ये आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब देखिए हम इसको एक बार पुनः 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम पुनः 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए जो यहाँ पर जो रिपीटिंग नंबर है, यानी जो नंबर बार बार रिपीट हो रही है, वो दशमलव के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। तो हम डायरेक्ट 100 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, हम अब इसको 10 से कर रहे हैं। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा कि जब इसको पुनः 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x इक्वल टू 4, और ये जो 7 था, अब 7 भी डेसिमल के लेफ्ट में आ गया, एक 7, तो ये 7 हो गया, 0.7777।
ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हम इस थर्ड इक्वेशन से यानी तीसरे समीकरण से हम दूसरे समीकरण को घटाएंगे। तो देखिए 100x इक्वल टू 47.7777 और ये हुआ आपका 10x इक्वल टू 4.7777। अब ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, 100x से 10x जाएगा तो आपका 90x इक्वल टू आपका देखिए ये तो यहाँ पे सब 0 0 0 हो जाएगा डेसिमल के बाद में, इधर बचेगा 7 में 4 गया 3 और ये 4 आपका, तो 90x इक्वल टू 43, तो x इक्वल टू 43/90 ये हुआ आपका 0.47 बार की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम के पार्ट थर्ड को समाप्त किया और अब कल आपके सामने इसके चौथे पार्ट को बताएंगे। स्टूडेंट्स हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उसका अपने घर पर अभ्यास भी करते रहें। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।